प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही प्रभावशाली भारतीय राजनीतिक चिंतक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राज्य के संबंध में, अधिकारों के संबंध में, सामाजिक समानता के संबंध में, न्याय के विषय में, लोकतंत्र के विषय में, मानव अधिकारों के विषय में, समाजवाद के विषय में, गांधीवाद के विषय में, भारतीय स्वतंत्रता के विषय में क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक चिंतन में सबसे पहले राष्ट्रवाद के संबंध में अध्ययन करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रवाद के विषय में अपने विचार किस तरह से प्रस्तुत किए। डॉक्टर अंबेडकर को भारत का एक महान राष्ट्रवादी राजनीतिक चिंतक माना जाता है। वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। हालांकि उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अन्य भारतीय राजनीतिक चिंतकों से हटकर के है, अलग है। उनका विचार था कि देश में राष्ट्रवादी भावना का विकास तभी हो सकता है जब सामाजिक एकता और बंधुत्व की भावना मजबूत हो। समाज के सभी वर्गों व जातियों के लोग समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की भावना को महसूस करें। उन्होंने माना कि राष्ट्रवाद की भावना देश में तभी फल फूल सकती है जब देश के सभी वर्गों के मध्य संबंधों की मधुरता हो, प्रगाढ़ता हो। लोगों में तनाव है, टकराव है, द्वेष है, घृणा है, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रवादी भावना का संचार नहीं हो सकता, लोगों का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विकास नहीं हो सकता, देश मजबूत नहीं हो सकता। उनका मानना था कि देश में राष्ट्रवाद उस समय तक नहीं आ सकता जब तक कि राष्ट्रीयता की भावना सबतः विद्यमान न हो, जब तक लोग अपने आप को राष्ट्र के प्रति श्रद्धा व निष्ठा के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, जब तक देश में प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय न किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता न दी जाए, प्रत्येक व्यक्ति को समानता न दी जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार न दिया जाए, तब तक जो है राष्ट्रीयता की भावना प्रत्येक व्यक्ति में संचरित पोषित नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने राजनीतिक चिंतन में हिंदू धर्म में शूद्रों की स्थिति का भी अध्ययन किया। वो मानते थे कि सवर्ण हिंदू शूद्रों के साथ धूर्तता में व शोषण पर व्यवहार करते हैं। वर्ण के आधार पर समाज में संघर्ष है। उन्होंने कहा कि देश को राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए दलितों के प्रति सवर्ण हिंदुओं के क्रूरतापूर्ण व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उनके विचार में विदेशी आधिपत्य से मुक्ति पाना ही नहीं बल्कि अछूतों के लिए सवर्ण हिंदुओं की दासता से मुक्ति पाना भी एक राष्ट्रवादी प्रयास है। उनका विचार था कि देश के सभी लोगों में समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के अभाव में राष्ट्रवाद केवल आंतरिक दासता का एक साधन बन जाता है। अंग्रेजों से ही आज़ादी नहीं, देश के अंदर देश के लोगों में भी जो ऊंच नीच की भावना है, छोटे बड़े की भावना है, जातिवाद की भावना है, वर्णवाद की भावना है, जब तक उसको दूर नहीं किया जाएगा राष्ट्रवादी भावना का संचार आम व्यक्ति में नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि केवल हमें राजनीतिक लोकतंत्र की नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की भी आवश्यकता है। राजनीतिक लोकतंत्र से देश मजबूत नहीं होगा, उसके साथ जब तक सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हमें मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए,
राजनीतिक स्वतंत्रता स्थिर नहीं रह सकती यदि सामाजिक स्वतंत्रता को इसे संबल प्राप्त न हो। सामाजिक प्रजातंत्र जीवन की एक ऐसी विधा है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और सौहार्द को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया हो। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि सामाजिक प्रजातंत्र के अभाव में राजनीतिक प्रजातंत्र फल फूल नहीं सकता। राजनीतिक प्रजातंत्र का मुख्य आधार सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में प्रजातंत्र का होना है। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने के साथ ही हमें राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु राजनीतिक लोकतंत्र का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि भारत की समस्त जनता को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त नहीं हो जाता। यानी कि सामाजिक क्षेत्र में समानता नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में न्याय नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में सहनशीलता नहीं है, सद्भावना नहीं है, आर्थिक क्षेत्र में उद्योग धंधों की स्वतंत्रता नहीं है, वेतनमान की समानता नहीं है, आराम की स्वतंत्रता नहीं है, तब तक भारत में राजनीतिक लोकतंत्र से देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक लोकतंत्र आ जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की उतनी ही आवश्यकता है अगर हम देश और देश के लोगों को समृद्ध देखना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक चिंतन में मानव अधिकारों का समर्थन किया। वो मानव अधिकारों की प्राप्ति के सच्चे समर्थक थे। उन्होंने हमेशा मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। भारत में मानवीय अधिकारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान के 3रे अध्याय में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। अनुच्छेद 32 के द्वारा न्यायपालिका भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण एवं न्याय प्रदान करती है। अनुच्छेद 32 के द्वारा अगर किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 226 के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। संविधान के 3रे भाग में मौलिक अधिकार विशेष करके समानता का अधिकार प्रदान किया गया, पहला अधिकार, और समानता के अधिकार के द्वारा उन्होंने देश के सभी लोगों में सामाजिक एकता और सौहार्द उत्पन्न करने का प्रयास किया ताकि जाति, भाषा, धर्म के आधार पर जो है नागरिकों में किसी प्रकार का भेद ना हो, किसी प्रकार की असमानता न हो। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए हमेशा संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि हजारों सालों से दलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े रहे हैं। स्वतंत्र भारत में इन लोगों को अन्य लोगों के समकक्ष रखने के लिए इनका स्वतंत्र अस्तित्व जरूरी है। उन्होंने दलितों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में चित्रित किया। 1918 में डॉक्टर अंबेडकर ने लॉर्ड साउथ बर्से की अध्यक्षता में गठित मताधिकार समिति के सामने पृथक मताधिकार और जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर ने 1928 में साइमन कमीशन के सामने भी दलितों के स्वतंत्र अस्तित्व की मांग की। उन्होंने बम्बई विधानसभा की 140 सीटों में से 22 सीटें दलितों के लिए आरक्षित करने की मांग की। उन्होंने वैक्स मताधिकार के साथ वैकल्पिक पृथक मताधिकार के अंतर्गत 20 स्थानों के आरक्षण की मांग की। आयोग ने डॉक्टर अंबेडकर के इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष लगातार जारी रहा। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में दलितों के लिए विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह व्यवस्था उच्च वर्ण का आधिपत्य और ब्राह्मणों के शासन को सुरक्षित रखने के लिए की गई है। 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने दलित प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस निमंत्रण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह निमंत्रण अनुसूचित जातियों की स्वतंत्र स्थिति के प्रति सरकारी मान्यता थी। यानी एक प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन देना
अलग प्रतिनिधित्व के रूप में समर्थन करना। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को वर्ण विहीन हिंदुओं के रूप में चिन्हित किया जाए। सवर्ण हिंदू अस्पृश्यों का शोषण जारी रखने के लिए ही उन्हें हिंदू कहते हैं। 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने छुआछूत की समाप्ति के लिए कोई बहुत ज़्यादा अभी तक प्रयास नहीं किए। डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हुए ब्रिटिश सरकार के साथ उन्होंने हमेशा ज्ञापन दिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मांग पर 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया है, उसकी घोषणा की। इस अधिनिर्णय के अनुसार दलितों को एक पृथक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई और स्वतंत्र मताधिकार दिया गया। दलितों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। इसके साथ यह शर्त लगाई गई कि इन सीटों का आरक्षण और स्वतंत्र मताधिकार प्रणाली 20 वर्ष तक जारी रहेगी। इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप दलितों को एक स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व प्रदान किया गया और भारत के भावी संविधान में सहभागिता की वैधानिक मान्यता भी मिल गई। स्वतंत्र मताधिकार प्रणाली के विषय में उन्होंने कहा कि स्वतंत्र मताधिकार की मांग कर हम हिंदू समाज को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। इस मताधिकार व्यवस्था के द्वारा हम यही चाहते हैं कि अपने भाग्य का निर्धारण करते समय हम सवर्ण हिंदुओं की इच्छा पर निर्भर न रहें। यानी एक प्रकार से दलितों के स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना संघर्ष वो लगातार जारी रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने राजनीतिक चिंतन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का समर्थन किया। उनका विचार था कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समानता व स्वतंत्रता प्राप्त होती है और लोकतंत्र में बिना किसी भेदभाव के सबके कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल व सार्थक सिद्ध हो सकता है जब सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में लोगों को समानता, स्वतंत्रता व न्याय प्राप्त हो। उनका मानना था कि जब तक देश के लोगों को सामाजिक क्षेत्र में भेदभाव, घृणा व छुआछूत की भावना का शिकार होना पड़ता है, तब तक सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता और सामाजिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। उनका कहना था कि जब तक लोगों को उद्योग धंधों में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं नहीं है, तब तक आर्थिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। तो एक प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की भी वकालत की है ताकि समाज के सभी लोगों का समान रूप से विकास हो सके। डॉक्टर अंबेडकर ने महिला अधिकारों के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी नींव 1948 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के द्वारा रखी। हिंदू कोड बिल के मुख्य जो उद्देश्य थे, उनमें पहला उद्देश्य था कि जन्म के आधार पर जो संबंधी कानून है उसको समाप्त किया जाए। संपत्ति पर स्त्रियों का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होना चाहिए। विवाह विच्छेद के उचित नियम होने चाहिए। अंतरजातीय विवाह को वैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। ये सभी उद्देश्य एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हैं, स्त्री अधिकारों के पक्ष में हैं। तो स्त्रियों को पिता, पुत्र, पति की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह की उन्हें मान्यता दी जाए। 5 फरवरी 1951 को डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकसभा में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, लेकिन देश के बड़े नेताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय इत्यादि ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। इन नेताओं ने कहा कि हिंदू धर्म की इससे अवनति होगी।
इस बिल को बड़े नेता किसी भी तरह से पास होने देना नहीं चाहते थे और आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिल के पास न होने के विरोध में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर को भारत में समाजवाद का समर्थक माना जाता है। उन्होंने कहा कि समाजवाद ही भारत में आर्थिक विषमता को दूर कर सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। उनका मानना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समाज में बेरोजगारी, गरीबी, श्रमिकों का शोषण व अन्य आर्थिक विषमताएं जन्म लेंगी। डॉक्टर अंबेडकर साम्यवादियों की तरह पूंजीवादियों को उखाड़ फेंकने के पक्ष में नहीं थे। वे सोवियत पद्धति की तरह कृषि का सामूहिकीकरण करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारत के औद्योगिकरण के लिए राजकीय समाजवाद जरूरी नहीं है और निजी अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती, और यदि प्रयत्न किया जाए तो यह आर्थिक विषमताओं को ही जन्म देगी। उन्होंने भारत में आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए नियोजन प्रणाली पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि समाजवाद से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। उनका विचार था कि आम व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और समाजवादी शासन में ही लोगों को भेदभाव व अन्याय एवं शोषण से मुक्ति मिल सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि भारत में अगर समाजवादी प्रणाली को संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाता है तो अमीर और गरीब के बीच में अंतर समाप्त होगा। बेरोजगारी, गरीबी, श्रमिकों का शोषण और जितनी भी आर्थिक चुनौतियां हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने राजनीतिक चिंतन में धर्म संबंधी धारणा पर भी अपना विचार प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर धर्म के पक्ष धरते, लेकिन धर्म के नाम पर धूर्तता, शोषण व अन्याय के घोर विरोधी थे। वे धर्म को मानव जीवन के लिए उत्प्रेरक ऊर्जा के रूप में स्वीकार करते थे। उनका विचार था कि मनुष्य मात्र रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता, उसके पास एक मस्तिष्क है जिसे विचारों के लिए भोजन चाहिए। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक व्यवहार के लिए धर्म को आवश्यक माना। वे देश में ऐसा धर्म चाहते थे जिससे मनुष्य व मनुष्य के बीच कोई भेदभाव न हो। उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म में समानता, स्वतंत्रता, सौहार्द व तर्कशीलता का समावेश हो। ऐसा धर्म जो है देश के सभी लोगों को स्वीकार्य हो। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ये सभी गुण विद्यमान नहीं है। हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते उन्होंने कहा कि जिस धर्म में मानव का दूसरे मानव के द्वारा मानवीय व्यवहार वर्जित हो, वह धर्म न होकर के शक्ति का प्रदर्शन करना है। वह धर्म जो अशिक्षित को अशिक्षित रखे, दरिद्र को दरिद्र रहने दे, कोई धर्म न होकर एक प्रकार से दंड ही। हिंदू धर्म के कुटिल स्वरूप को देखते उन्होंने कहा, यद्यपि मैं हिंदू के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं था, तथापि यह निश्चय करना मेरे अधिकार में है कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और उनकी यह भविष्यवाणी 14 अक्टूबर 1956 को अशोक दशमी के दिन सत्य सिद्ध हुई, जब उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में जो कमियां हैं, दोष है, वो दोष बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में मानव को मानव समझा जाता है, मानवीय दृष्टिकोण से व्यवहार किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर अपने राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवादी धारणाओं की आलोचना करते हैं। वे कार्ल मार्क्स के इस विचार कि आर्थिक परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन होता है सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति केवल आर्थिक संबंधों पर आधारित नहीं, बल्कि इसमें धार्मिक और जातीय कारकों का भी योगदान होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत और श्रमिक वर्ग की तानाशाही को भी स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि देश में वर्ग संघर्ष की बजाय जातीय संघर्ष जोरों पर है। श्रमिक वर्ग में भी जातीय भेदभाव के आधार पर संघर्ष रहता है। उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक संघर्ष का आधार वर्ग नहीं है, बल्कि
जाती है। वे देश में कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार श्रमिक वर्ग की तानाशाही का भी विरोध करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि श्रमिक वर्ग की तानाशाही से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद के द्वारा ही समाज में सद्भाव, शांति और विकास हो सकता है। उन्होंने कार्ल मार्क्स के राज्य विहीन और वर्ग विहीन साम्यवाद की स्थापना के लिए भौतिक क्रांति पर जिस तरह से बल दिया, उसकी भी आलोचना। उन्होंने कहा कि राज्य विहीन समाज की स्थापना क्रांति से संभव नहीं है। उनका मानना था कि अहिंसा के द्वारा भी सामाजिक क्रांति लाई जा सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना है कि मार्क्सवादी विचारधारा में मनुष्य की मनुष्यता लोप होने से मानवीय मूल्य नष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि लोकतांत्रिक तरीके से भी समाज में व्याप्त है समानता, भेदभाव व ऊंच नीच की भावना को दूर किया जा सकता है। बिना हिंसा के बिना किसी असंवैधानिक तरीके से हम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीकों से मनुष्य के बीच जितने भेदभाव है उनको हम दूर कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए अपना संघर्ष हमेशा जारी रखा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को प्रतिशत जो 40%, मुसलमानों को 32%, अनुसूचित वर्ग को 20%, एंग्लो इंडियन को 1% और ईसाइयों को 3% और सिखों को 4% प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अप्रैल 1946 में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए स्वतंत्र मताधिकार, विधानपालिका, कार्यपालिका और सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सितंबर 1946 में उन्होंने ब्रिटिश शासन की भारत में समाप्ति के पूर्व दलितों के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर को 1946 में संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई और उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1948 में प्रस्तुत किए गए प्रारूप संविधान में कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने पुस्तक लिखी थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने पाकिस्तान की समस्या का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रायोजित पाकिस्तान का परिस्थितिवश समर्थन किया। उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान पाकिस्तान लेने पर कटिबद्ध है अथवा पाकिस्तान एकमात्र नारा है? क्या यह एक अक्षणिक मनोदशा है अथवा क्या यह उसकी स्थायी भावनाओं का द्योतन करता है? इस विषय पर मतभेद हो सकता है, और एक बार यदि निश्चित हो जाए कि मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो इसमें संदेह नहीं कि इस मांग को स्वीकार करने में ही बुद्धिमत्ता है। उनके अनुसार पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों को दास्ता और अधिकार अपहरण के भय से मुक्ति दिलाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदुओं के मन में यह डर नहीं रखना चाहिए कि पड़ोस के मुस्लिम राष्ट्र हम पर धावा बोल देंगे, क्योंकि वर्तमान युद्ध तंत्र के कारण देश की भौगोलिक सीमा का आज की दुनिया में कोई महत्व नहीं है। सुरक्षित सीमा की अपेक्षा भारत के प्रति निष्ठा रखने वाली गैर मुसलमानों की फौज हिफाजत के लिहाज से ज़्यादा अहम है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तानी हिस्से के हिंदू और हिंदुस्तान के मुसलमानों की अदली बदली हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाला है, वह समाज सुधार का विरोधी है। मुसलमानों के द्वारा हमेशा से उपयोगी और जगत में फैला हुआ धर्म माना जाता है। उनके रीति रिवाज और भाईचारा मुसलमानों तक ही सीमित है। डॉक्टर अंबेडकर ने तुर्किस्तान, मिस्र आदि देशों का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि मुस्लिमों को पाकिस्तान बनने देना किसी तरह से हिंदुओं के लिए हितकर होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के राजनीतिक चिंतन की भी आलोचना की। उन्होंने गांधी के दलित हितैषी होने पर संदेह व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है। देश में अब तक कितने महात्मा आए और कितने महात्मा चले गए, लेकिन दलितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वे महात्मा गांधी को मिस्टर गांधी संबोधित करते थे। उन्होंने गांधी जी द्वारा अस्पृश्यों को हरिजन की संज्ञा दिए जाने की भी कड़ी आलोचना की, कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब अस्पृश्य हरिजन अर्थात हरि के जन ईश्वर की संतान है तो देश के उच्च वर्ण के लोग किसकी संतान। उनका विचार था कि हरिजन शब्द से छुआछात व निम्नता की बू आती। उन्होंने कहा कि हरिजन सेवक संघ में अस्पृश्यों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है और बिना उचित प्रतिनिधित्व के कैसे कल्याण की कामना की जा सकती है। जिस संगठन में अस्पृश्यों को नहीं लिया गया और अस्पृश्यों के कल्याण के लिए है, तो उस संगठन से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अस्पृश्यों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि केवल गांधी की जान बचाने के लिए अस्पृश्य के हितों के विरुद्ध अगर कोई योजना तैयार की जाती है तो मैं उसका सहभागी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1932 के कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन आरंभ कर दिया कि जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता है मैं अपना अनशन जारी रखूँगा। और सारे देश के बड़े नेताओं का दबाव डॉक्टर अम्बेडकर पर था कि अगर महात्मा गांधी को कुछ होता है तो उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर जिम्मेदार होंगे। अनेक हिंदू नेताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर को गांधी जी की बात मानने के लिए दबाव डाला। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा, मैं अपने अस्पृश्य बांधवों के न्यायपूर्ण और नियमानुसार मिले हुए अधिकारों के जो सनद के मुताबिक मिले हैं साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं उनका हनन नहीं होने दूंगा। आप मुझे भले ही नज़दीक की बस्ती पर फांसी दे दें, मगर मैं अपने निश्चय से अडिग नहीं हूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के हितों के लिए अपना संघर्ष जारी रखा, लेकिन आखिरकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसमें दलितों के स्वतंत्र मताधिकार को निरस्त किया गया। उसकी जगह दलितों के लिए विधानसभाओं और लोकसभाओं में स्थान आरक्षित किए गए और दलितों को आरक्षित स्थानों के साथ साथ जो सामान्य स्थान है उनमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। तो आज का ये वीडियो लेक्चर डॉक्टर अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों से संबंधित था। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।